तो मैं अब उसमें आपको नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए जितना भी काम करेंगे अभी से ख़त्म करते हुए चलेंगे। और बायो के मैम जो भी ग्रुप में अनाउंस करते हैं प्लीज़ टेक इट सीरियसली। आपको बॉटनी के ग्रुप में कुछ शेयर कर दिया गया है और ये भी बोले हो कहाँ से कहाँ तक पढ़ के रखना है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए या लिख लीजिएगा। लिख लेते हैं सबसे बेस्ट है, और तब वो यहाँ पे समझाते हुए चले जाएंगे, पढ़ाते हुए। उससे आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट रहेगा। मतलब कहने का सेंस है कि ग्रुप में जो भी टीचर जो बात बोलते हैं, जैसे आज मैंने सुबह एक लाइन लिखा था, आप लोग लिखे थे जाकर ओल्ड बैच का, वो 2015 का, हाँ यही तो पूछे थे। अभी वो बात मुझे एक नया बात लगा, शायद मेरे दिमाग से हट गया था, तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन समझ गया ना। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर के पावर क्यू, राइट। तो आपने पूछा, मेरे दिमाग बिल्कुल भी नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं एक बात मेरे दिमाग में था कि मैं आपको जब एच बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो बताया था कि देखिए ज़्यादा डिस्टेंस होने से स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब उन्होंने आंसर में ही सॉल्यूशन बता दिया था, डिस्टेंस का क्यूब, तो मुझे लगा शायद एच बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अभी मेरा 100% इंट्यूशन था, बट इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो रटने वाला बात हो गया। अब इसको रट लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग पिछले क्लास में यहाँ थे, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और सेंटर ऑफ मास में जो बात अगर मैं बोलूँगा कि देखिए मेडिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक में मैं आपको कोलिजन पढ़ाऊँगा, और कोलिजन के चैप्टर में नीट में खास करके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जितना एग्जांपल लेंगे उसके रेस्पेक्ट में 10 कम कर सकते हैं, 50% कम टफ आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका नीट का एक लाइन से क्वेश्चन बैंक बन जाएगा कोलिजन का। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो ये था, और ये हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए। और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया है, देन और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसका, पार्ट ऑफ द सिस्टम या होल सिस्टम का, होल सिस्टम का। इसका मतलब है इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो टाइप का, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। क्या बोले, ओ सॉरी, कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, एक बात तो ये हो गया, समटाइम्स हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। चीज़ों को समझिएगा, ओवरऑल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इस एक्सटर्नल फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो है। मतलब ए जीरो नहीं है, बट क्या जीरो है, एक्स कंपोनेंट जीरो है। तो एक्स कंपोनेंट है तो क्या यहाँ पे आप तब इस क्या बोल सकते हैं, सर एक्स कंपोनेंट है, इसका मतलब डी पी एक्स बाई डी टी जीरो है। डी पी एक्स बाई डी टी क्या होता है, एफ एक्स डी पी एक्स बाई डी टी। जैसे डी पी बाई डी टी के लिए क्या बोलते हैं, एफ, तो ऐसे ही डी पी एक्स बाई डी टी के लिए क्या बोलिएगा, एफ एक्स। तो सो मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि ओवरऑल फोर्स जीरो नहीं है, बट फोर्स का वन ऑफ द कंपोनेंट जीरो रहेगा।
तो जो भी कंपोनेंट जीरो रहेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंटम का कंपोनेंट कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे dpx बाई dt इक्वल टू एफ एक्स, और अगर एफ एक्स जीरो है, इफ़ एफ एक्स, सब लोग लिखते रहिएगा, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं dpx बाई dt इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब px इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब मोमेंटम का x कंपोनेंट का इनिशियल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम का x कंपोनेंट का फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहा या मोमेंटम का वन ऑफ द कंपोनेंट कंजर्व रहा? वन ऑफ द कंपोनेंट कंजर्व रहा। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, ये तो पक्का आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है, न्यूटन का कौन सा लॉ से। तो अगर मेरे पास तीन पार्टिकल है m1 m2 m3, राइट, एग्री। m1 पे m2 फोर्स लगा रहा है जिसका मैंने नाम दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और m2 पे m1 फोर्स लगाया जिसका मैंने नाम दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली ए है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 और ए है फोर्स ऑन, मैंने मान लिया कि ए भी एक सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, राइट, और ए है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और सिर्फ आप 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो सिर्फ देखिए स्टूडेंट, जिसके बारे में आप सोचेंगे उस टाइम के लिए वही आपका सिस्टम बन जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ m1 के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में, मैंने बोला सिर्फ m1 को देखिए, मतलब m1 का सोचिए, उस टाइम पे आप देन आपका सिस्टम क्या है, m1 है। तो m1 अगर आपका सिस्टम है तो m1 के लिए m2 और m3 क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ द सिस्टम या आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल बन जाएगा, राइट। दैट्स वाई m1 के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा रहेगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू व्हाट, F12 प्लस F13। ये किसके लिए, नेट फोर्स ऑन m1, राइट, नेट फोर्स ऑन 1, एग्री। तो क्या हम लोग dp1 बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 का चेंज मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स 1, इतना लिख सकते हैं, F12 प्लस F13, F12 प्लस F13। यहाँ तो किसी को डाउट। अब अगर m2 के बारे में सोचते हैं देन व्हाट, तो m2 के लिए एक्सटर्नल एजेंट कौन रहेगा, m2 के लिए m1 और m3 रहेगा। अगर सिर्फ m2 के बारे में सोचते हैं तो मेरा सिस्टम m2 है, m1 और m3 नहीं है, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे, dp2 बाई dt इक्वल टू क्या लिखिएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सिर्फ m1 को सोच रहे हैं तो ये दोनों मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। मतलब सोचने का देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका से चीज़ें चेंज हो जाएगा, राइट।
जब 1 पे सोच रहे हैं तब ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बना हुआ है। यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। अगर सिर्फ 2 को सोच रहे हैं तो ये दोनों फोर्स क्या बना हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स बना हुआ है, राइट। अब एक काम करते हैं, समटाइम्स देखते हैं कि मैं दोनों को मिलाकर एक सिस्टम मान लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि मेरा M1 और M2 कंबाइंड वे में मेरा सिस्टम बन गया। ये दोनों मेरा क्या बन गया, सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम से बाहर कौन है, M3 है। तब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब ये मेरा सिस्टम है तो dp सिस्टम बाई dt लिख सकते हैं ना। और dp सिस्टम बाई dt, और आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम के लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि उस सिस्टम का इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम निकाल कर जोड़ दीजिए। तो क्या dp सिस्टम बाई dt इक्वल टू p सिस्टम के लिए p1 प्लस p2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, p1 प्लस p2। और दिस इक्वल टू व्हाट, dp1 बाई dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा ना, और प्लस dp2 बाई dt। और dp1 बाई dt के लिए क्या था स्टूडेंट, दिस वन लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, f12 और प्लस f13 और प्लस f23 और प्लस f21। इसमें कौन सा फोर्स कैंसिल हो जाएगा, कौन, A और A आपस में कैंसिल हो जाएगा। वजह क्यों कैंसिल हो गया सर, जैसे ही मैंने M1 और M2 को एक सिस्टम माना तो ये दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स बन गया। इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। एक मिनट रुकिए, इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है, बट पार्ट ऑफ द सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है। ये मेरा जब तक M1 M2 को एक सिस्टम मानते हैं तो दिस टू फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इस सिस्टम का M1 तो वन ऑफ द पार्ट है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसके वजह से उसका मोमेंटम। इसका मतलब है कि इंटरनल फोर्स नेट मोमेंटम को चेंज, सिस्टम का मोमेंटम को चेंज नहीं करता है। इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं करता है, बट पार्ट ऑफ द सिस्टम का अंदर में चेंज करेगा, लेकिन इस तरीके से चेंज करता है कि आपस में क्या होता है, काउंटर होते रहता है। क्या होते रहता है, काउंटर होते रहेगा। इज इट क्लियर। इसका मतलब है कि यहाँ पे dp सिस्टम बाई dt इक्वल टू, अभी भी आपको क्या मिला, A13 प्लस 23। ये दोनों फोर्स जिसने लगाया वो सिस्टम का पार्ट था या सिस्टम से बाहर था, सिस्टम से बाहर था। समझ गए। तो ये बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया आपके सामने प्रूफ करने के लिए कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम किसके वजह से चेंज नहीं होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होता है। किसकी वजह से चेंज होता है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इंटरनल फोर्स से उस सिस्टम के अंदर का पार्ट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन वो इस तरीके से चेंज होता है कि आपस में क्या होता रहता है, काउंटर होता रहता है। ठीक है। लिखिए एक लाइन। From here we conclude that momentum of system of particles or bodies is change only due to external force, not due to internal force. Is change only due to external force, not due to external force. Sorry, change due to external force, not due to internal force. एक और पॉइंट लिखिएगा, momentum of part of the system
मोमेंटम ऑफ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज चेंज बाय इज पार्टली, पार्ट से पार्टली, ठीक है। मोमेंटम ऑफ पार्ट ऑफ द सिस्टम चेंज बाय, मोमेंटम ऑफ पार्ट ऑफ द सिस्टम चेंज पार्टली बाय एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स विद इन द सिस्टम, partly by external force as well as internal force within the system। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक साथ देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरा ये सिस्टम है M1 M2 से बना हुआ है। यहाँ देखिएगा सिस्टम किससे बना हुआ है, इन दोनों का ओवरऑल मोमेंटम का चेंज के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, 1 3 2 3, जो कि दोनों जो ये दोनों फोर्स है, बट इसमें से इस सिस्टम का M1 का एक पार्ट है ना, तो M1 का मोमेंटम सिर्फ M1 का देखेंगे, मेरा सिस्टम अभी भी यही है, बट सिर्फ अगर उस सिस्टम का एक पार्ट का देखिएगा, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम का देखेंगे, इसका तो आप यहाँ देख रहे हैं, तब ये भी रिस्पॉन्सिबल है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसा क्यों हुआ कि सर जैसे ही मैंने M1 पे फोकस किया सर, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में M1 एक अलग सिस्टम बन चुका था, और M2 और M3 क्या बन गया था उसके लिए, एक्सटर्नल एजेंट। तो लास्टली कहने का सेंस ये हुआ कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा या वेरिएबल जो भी रहेगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग के माइंड में होना चाहिए कि हम लोग सोच किसके बारे में रहे हैं। जिसके बारे में सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग वो मेरा सिस्टम हो जाएगा, और उसको छोड़कर बाकी दुनिया क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। एग्री? म्यू जीरो देने का मतलब फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा स्टूडेंट। दो ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक पे मैं दो चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया, एक Q1 है और एक Q2 है। मैं ब्लॉक को पकड़ के रखा हूँ, लैंग्वेज लिखवाऊंगा तो हाफ पेज का लैंग्वेज हो जाएगा, समझ गए। और ये वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, और दोनों ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है। क्या है? और इसको रिलीज़ किए हैं, मतलब यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो जैसे ही इसको मैं रिलीज़ करूँगा क्या होगा, इमेजिन कीजिए। तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा, ऊपर जाएगा या इसी सरफेस पर रहेगा। सर ऊपर जाने का कोई तो कोई मतलब है नहीं, राइट। तो ये एक दूसरे से के पास आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे चार्ज अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है फॉर जेईई मेन या नीट। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है, वेयर शुड बोथ पार्टिकल कोलाइड। लिखिए, वेयर शुड बोथ ब्लॉक विल कोलाइड।
देखिए पहले आप सोचिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। इस बैच में हर एक टॉपिक को बहुत आराम से लेके चलूँगा। देखिए स्टूडेंट, मैं जस्ट एक आप लोग से पूछ रहा हूँ, अगर ax जीरो तो क्या बोल सकते हैं vx कांस्टेंट? एग्री? ax जीरो तो vx कांस्टेंट। अब vx कांस्टेंट का मतलब, vx कांस्टेंट का मतलब है कि सर vx का मतलब इक्वल टू ux, जो इनिशियल रहेगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट वही ऑल द टाइम रहेगा एट एनी टाइम t। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और अगर मैं बोल दिया ux जीरो, इसके बाद मैं बोला कि अगर यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, इफ़ ax जीरो, राइट, देन अब फटाक से आप बोलिए सर vx कांस्टेंट। अब vx कांस्टेंट का मतलब vx इक्वल टू ux, vx इक्वल टू, अब फिर बोला इफ़ ux जीरो, ux जीरो का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट along x एक्सिस, राइट, ux जीरो, तब क्या बोलिएगा सर ux जीरो अगर बोल देते हैं तो ऑल द टाइम वही तो vx भी रहेगा। इसका मतलब x क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब है पार्टिकल परमानेंटली क्या है, लॉन्ग एक्स, पार्टिकल का एक्स मोशन नहीं हो रहा है। एक्स मोशन होने के लिए तो वी एक्स होना पड़ेगा ना। अब वी एक्स ऑल द टाइम क्या है? जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें एक काम कीजिए, सब में सफिक्स लगा दीजिए सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वही क्या रहेगा? दिस इक्वल टू दिस, राइट। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टी इक्वल पे जीरो था, इसका तो ऑल द टाइम क्या रहेगा? इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स को, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी है ऑल द टाइम क्या रहेगा? वहाँ पे ही बना हुआ रहेगा। वो सिर्फ किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? पार्ट ऑफ द सिस्टम के लिए या सेंटर ऑफ मास के लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या ऐसा होने से एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स मोशन नहीं होगा। तो मेरे सिस्टम में लेट अस सपोज अगर मैंने m1 और m2, ऐसे आप लोग को इंट्यूशन क्या लग रहा है, कहाँ पे कोलाइड करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ कहाँ पे कोलाइड करेगा। सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेगा। कहाँ कोलाइड करेगा? सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेगा। m1 m2 को अगर एक सिस्टम मान लेते हैं, तो ए हो गया F12, एग्री ना, और ए हो गया F21। तो M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो M1 M2 को सिस्टम मानते हुए एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा? क्या इन दोनों को एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे? तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? M1G N1, M2G N2। M1G कौन लगा रहा है? अर्थ, नॉट M1। कौन लगा रहा है? अर्थ। N1 कौन लगा रहा है? सरफेस। M2G भी कौन लगा रहा है? अर्थ। और N2 कौन लगा रहा है? सरफेस। दोनों सिस्टम से बाहर का चीज़ था,
इसलिए एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर M1 M2 को अगर सिस्टम मानते हैं तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स रहेगा या नाउ बिकम्स इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स तो आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरनल फोर्स को हम लोग दिखाते भी हैं क्या। इसका मतलब है कि अगर इसको सिस्टम मानते हैं तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है बताइए तो, 0। एग्री है या नहीं है, बोले क्यों, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो गया कैंसिल, और M1 जी इक्वल टू N1 है और M2 जी इक्वल टू व्हाट, N2। तो नेट फोर्स बिकम्स व्हाट, और नेट फोर्स 0। तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 तो उस फोर्स का कंपोनेंट ईच एंड एवरी डायरेक्शन, चाहे इनफाइनाइट डायरेक्शन ही क्यों नहीं हो, हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, 0 रहेगा। बोले किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, कितना, 2 या 3, और कौन बताएंगे कितना कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट है किसी वेक्टर का, क्यों, क्योंकि सबने बोला था। आप मेरा इसका मतलब है कि अभी तक आप लोग का वेक्टर मेरा का वीडियो लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, तो ख़त्म कीजिए, वहाँ पे आगे जाइएगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे ही मैं बात कर लिया हूँ। किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट। नॉट ओनली कार्टेजियन सिस्टम में मैक्सिमम 3, कितना, कार्टेजियन वही है, टीचर एफर्ट नहीं लगाते हैं, वेक्टर के चैप्टर में ही एफर्ट लगाना चाहिए। एनीवे, तो अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0, इसका मतलब है कि उस फोर्स का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में क्या रहेगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब Fx इक्वल टू व्हाट, 0। और सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है, तो क्या यहां से बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट 0, तो Vx सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सिस्टम कहां से स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, इसका मतलब क्या रहेगा, 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे जहां पे सेंटर ऑफ मास था उसका x कोऑर्डिनेट ऑल द टाइम क्या रहेगा, वहां पे ही रहेगा। इसका मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास अपने जगह से बिल्कुल इधर उधर नहीं हिला है, वो बैठ कर सारा गेम देख रहा है। किसको देख रहा है, M1 को और M2 को, बट वो आप जहां पे है वहां पे ही है, राइट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, निकाल सकते हैं ना, इसका तो आप निकाल ही सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया था ना, M1 का कुछ वैल्यू मान लीजिए लाइक 4 kg और M2 को मान लीजिए 6 kg। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास क्या है, x इक्वल x का वैल्यू कितना आया, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कीजिए, 10। एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है ना, M1 x1 M2 x2 और डिवाइड बाई कितना आया है कैलकुलेट करके, 8। इसका मतलब एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 8 मीटर। एग्री। इसका मतलब है, बोलिए ए मूव करेगा या नहीं करेगा, पार्ट ऑफ द सिस्टम मूव कर रहा है, M1 और M2 इंडिविजुअली मूव कर रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम या ओवरऑल सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो दोनों को कहाँ पे आना पड़ेगा, कोलाइड करने के लिए। ऐसा हुआ क्या है कि ब्लॉक यहाँ पे आके कोलाइड करेगा, यहाँ मान लेते हैं कि अगर कोलिजन अदर देन, ध्यान से सुनना है, अगर कोलिजन अदर देन सेंटर ऑफ मास होता, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, बट क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी हो गया 0, तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है सेंटर ऑफ मास का, तो ऑल द टाइम क्या रहेगा, 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास परमानेंटली रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। पर उसका पार्ट ऑफ द सिस्टम वो पार्टली मूव कर रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। देन वेयर शुड कोलिजन शुड टेक प्लेस, कोलिजन शुड टेक प्लेस एट सेंटर ऑफ मास। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है।
तो अब तो हो जाएगा ना। और तब इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक कोलाइड करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यह था इनिशियली कहाँ 12 मीटर पे, कोलिजन कहाँ पे हो रहा है 8 मीटर पे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 4 मीटर, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। ये भी एक आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आप लोग समझ में आया, एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक से यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पार्टिकल होता है, राइट। अगर एक सेंटर ऑफ मास 0 तो डैम से आप बोल सकते हैं सर वी एक सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, वी एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा कांस्टेंट। एग्री। यहाँ तक आइए। यहाँ देखना है ये बहुत आसान सा एग्जांपल। मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस मास एक मेरे पास ब्लॉक कर सकते हैं या स्फीयर कर सकते हैं जिसका मास 10 kg है, राइट। और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी, पता नहीं समटाइम्स ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी बस्ट कर जाए, तो ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी ये 2 चंक्स में ब्रेक कर गया, 2 फ्रैगमेंट में ब्रेक कर गया, राइट। और वन ऑफ द फ्रैगमेंट ये 2 पार्ट में M1 एंड M2, एग्री। और M1 का मास 4 kg और M2 का मास है 6 kg। और बोला गया कि 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ M1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ब्रेक हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से। इसका मतलब एफएक्स क्या था, ये तो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ब्रेक किसके वजह से, मेरा क्राइटेरिया क्या था, ड्यू टू इंटरनल इनस्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे एफएक्स 0 था तो पीएक्स तो कांस्टेंट रहेगा। अब पीएक्स कांस्टेंट का मतलब क्या कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, मेरा सिस्टम ये था ना, वही मेरा सिस्टम अब ए बन गया 2 पार्ट में ब्रेक होकर, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम, एग्री। और ये इसका वैल्यू पता है आफ्टर ब्रेक, बट इसका मुझे नहीं पता है कि राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है। तो क्या करेंगे, इनिशियल कितना लिखिएगा, बोलिए सर 4 × 10, 4 इंटू या 10 × 4, 10 इंटू, बट यकीन कीजिए यहाँ पे जो भी लिखना है विथ प्रॉपर साइन अलजेब्रिकली, ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, एग्री। और इसके लिए क्या लिखेंगे, m1 v1 x अब प्लस
m2v2x। और ये जो आप काम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ कॉलिजन में नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? एफ एक्स जीरो तो पी एक्स कॉन्स्टेंट, एफ एक्स जीरो तो पी एक्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपके पास कितना अननोन है? एक ही तो अननोन है, v1x। यहाँ से v1x नहीं निकाल लेंगे? निकालिए, बताइए। तो हो जाएगा 40 और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 18 और डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया v1x। कितना आया आंसर? 5.5। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास का वी एक्स चेंज हुआ क्या? सेंटर ऑफ मास का वी एक्स चेंज नहीं हुआ। अगर कोई पूछता कि सेंटर ऑफ मास अगर 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो ब्रेक होने के बाद कितना जाएगा? सर उसी से जाएगा, डिफरेंट जाएगा या सेम से जाएगा? इसी स्पीड इसी वेलोसिटी से जाते रहेगा। बिकॉज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैसे चेंज हो सकता है? बिकॉज एफ एक्स क्या है? जीरो है। ये ब्रेक हुआ बाहर के इफेक्ट्स की वजह से या इंटरनल अनस्टेबिलिटी की वजह से? इंटरनल मैटर था, बाहर की वजह से कोई हैमरिंग करके उसको नहीं तोड़ा गया था, इंटरनल ब्लास्ट कर गया, राइट। जैसे मान लेते हैं दिवाली वगैरह में जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो कुछ देर के लिए, यहाँ 1 मिनट, कुछ देर के लिए आप इसको एक्सपेरिमेंट करने के, ध्यान सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि उसको वैक्यूम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वैक्यूम। और वहाँ पे जी भी जीरो कर देते हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? जनरली एक हाइपोथेटिकली मान लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो, कि जहाँ पे वैक्यूम है और क्या नहीं है? जी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ग्रेविटी फ्री, राइट। और उसके बाद यहाँ पे किसी जगह पे एक ऐसे बॉम्ब को रखा गया और ब्लास्ट किया गया। कितना टुकड़ा बना होगा उसका? पटाखा रियल में नहीं तो सर उसका जो छोटा छोटा बहुत पार्टिकल रहा होगा, किधर गया होगा? आप लोग दिवाली में देखते नहीं किधर जाता है सर? रैंडम, कोई पता ही नहीं है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे है वहाँ पे ही रह के सबको देखेगा, नहीं। सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वजह? सर उस पर तो mg भी नहीं था, क्योंकि आपने बोला ग्रेविटी फ्री कर दिया, तो mg भी नहीं है, राइट। और वैक्यूम है, इसका मतलब उसके पास एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा ही नहीं, और फिर भी आपने वर्स्ट करवा दिया। इसका मतलब है कि जो भी काम हुआ इंटरनल हुआ होगा, इंटरनल अनस्टेबिलिटी की वजह से ऑल ऑफ सडन क्या किया? वर्स्ट कर गया। तो उस पर, और वो इनिशियली क्या था? इनिशियली वो रेस्ट में था, वेलोसिटी क्या था? जीरो। तो और उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। वेलोसिटी क्या था? जीरो। इनिशियली वो रेस्ट में था, और एक फोर्स भी क्या है? जीरो। तो एक्सेशन क्या हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? जीरो। मतलब ऐसे रखा हुआ था पटाखा, राइट। इसका मतलब है कि उसका जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हेयर एंड देयर गया होगा ऑल डायरेक्शन में, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्स का एंजॉय का सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंटर ऑफ मास है। समझ गए? अच्छा, इस पे 2-3 जगह एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जस्ट पहले मैं आप लोग से एक आइडिया लेना चाहता हूँ। न्यू स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा बहुत तो प्रोजेक्टाइल मोशन जानते होंगे। मेरा क्लास वीक में 3 दिन है। कौन कौन सा दिन? इन जनरल मंडे भी है ना, एक मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इन 3 दिन में से कौन सा दिन आप चाहते हैं कि क्लास 12th का स्टार्ट करूं? अभी मैं एक दिन क्लास 12th का स्टार्ट करूंगा, बाद में 2 दिन कर दूंगा।
मंडे, सैटरडे, जिसके सब एक ही बात है मेरे लिए। एक दो स्टूडेंट का कहीं से टाइम क्लैश कर गया है। एनीवे, क्या कर सकते हैं बताइए ना, वीक में 7 डेज ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, 10th के बच्चे सारे पास कर गए। आप लोग सोच रहे हैं काश मेरे टाइम पे ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसमें उन सारे बच्चों को ख़राब लग रहा होगा जो बहुत मेहनत किए, लेकिन ख़राब मानने वाला कोई बात ही नहीं है। नॉलेज थोड़े बेस्ट होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, राइट, और आप आंसर दे पा रहे हैं तो अच्छा बात है ना। आपका लेवल बढ़ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, नया नया प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो नहीं वो कोचिंग तो पढ़ा नहीं रहा है, पैसा वो भी कमा रहा है, मैं भाई खुद को डेवलप कर रहा हूँ। अभी मेरे पास नॉलेज रहेगा तो विकट कंडीशन में मुझे वही हेल्प करेगा। इसलिए कोई भी चीज़ आप मेहनत कर रहे तो आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो वो मेरा अनाउंसमेंट नहीं था। अनाउंसमेंट है कि मैं 10th से 11th का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 10th to 11th मूविंग मतलब क्लास 11th फ्रेश। तो आपके जो भी जूनियर रहेंगे उनको बोल दीजिएगा कि 1,20,000 कहीं पे देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका 1/3 में कैटलिस्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा। कहीं पे 1.5 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ऐसा देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कम पैसा में मैं कोई तो ऑफर पता ही है, 2 सब्जेक्ट में 3rd सब्जेक्ट फ्री है। ये प्योर पब्लिसिटी कर रहा हूँ बोलकर, और करना भी चाहिए। काम कर रहे हैं कैटलिस्ट के लिए तो बात तो दूसरा करेंगे नहीं। तो 40,500 में जो भी 30 बैच लेके मेरा स्टार्ट होगा 15 में से 15th मई, क्योंकि अब तो उनका बोर्ड का कोई चक्कर है नहीं तो लेट करेंगे। पहले था कि जून में स्टार्ट करेंगे, बट अब लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी आपके सिबलिंग होंगे, कलीग होंगे या जूनियर होंगे, सबको बोल देना है कि कैटलिस्ट जाओ। बोल दिए हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इससे अच्छा बात मेरे लिए आज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इट्स माई कैरियर एक्चुअल में, क्योंकि मैं अभी अपने आप को अगला 20 साल तक गुवाहाटी आसाम में देखता हूँ, और पेरेंट्स का इतना फेथ है, ट्रस्ट है, उस पे कोशिश करते हैं कि अच्छा पढ़ाएं। अब उसमें रिजल्ट ऑल डिपेंड्स ऑन, आप लोग मत डिविएट कीजिएगा प्लीज़। पिछले साल का बैच तो थोड़ा कोरोना का बैच से बिल्कुल पजल हो गया बेचारा, हालांकि उसको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए यू कांट बिलीव कि मैं कितना क्लास अभी तक ले रहा हूँ उनका। मतलब मैं उनको बोला हूँ कि लास्ट डे तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ बीच में बस किसी तरह से जैसे तैसे ख़त्म करके भेज दें, बस वो काम नहीं करते हैं। तो बच्चा बेचारा घबरा जाएगा। होना ना होना ऊपर वाले की मर्जी है। जैसे मुझे 2nd टाइम में IIT क्रैक हुआ था, 1st टाइम में नहीं हुआ था, इसका मतलब मैं ये नहीं था कि मैं खराब स्टूडेंट था। ठीक है, दोबारा फिर लगे, नॉलेज तो 2 साल पढ़े हो बेस थोड़े चला गया था, बट फिर भी एक रहता है ना कि टीचर साथ में रहता था, कॉन्फिडेंस बना रहता है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और दोनों सब मैं भी साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं रहता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्या नहीं बनेगा तो सर हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप में एक मैं शेयर करूंगा अभिज्ञान, जो भी आपका सर्किल में जो भी व्हाट्सएप रहेगा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। सबको मैं बोल रहा हूँ, एडमिशन ओपन फॉर 10 to 11th मूविंग, और बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा शेयर करने में। इट इज़ बिग सपोर्ट फॉर कैटलिस्ट। चलिए, ये था पब्लिसिटी। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स क्या रहता है? एक्स 0। तो कांस्टेंट क्या रहता है? Vx कांस्टेंट, और किसके बराबर रहेगा? Ux के बराबर, राइट। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट किए u स्पीड से और एंगल थीटा से, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या मैक्सिमम हाइट होगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या रेंज होगा, उसके लिए बस ए और ए देने से काम चल जाता है। जनरल प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रेंज भी निकाल लेते हैं। रेंज का फार्मूला क्या? रेंज क्या था? डेल्टा एक्स ही तो था। रेंज क्या था? डेल्टा एक्स। इसका फार्मूला क्या था स्टूडेंट?
ठीक है। यू एक्स यहाँ से ही आया था वो फार्मूला, ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डेल्टा एक्स इक्वल टू फार्मूला अभी तो वही काम करेगा ना, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, बट एक्स जीरो तो यू एक्स इंटू टी, राइट, वहाँ से ही तो डेवलप किए थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जे, और मैक्सिमम हाइट टू जे, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा वाई। देखिए इसमें मैं बहुत कुछ पढ़ाया हुआ हूँ। अब लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि यहाँ पे या कहीं पे भी आकर मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद इसका मास m था, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ये 2 पार्ट में ब्रेक कर गया। कितना पार्ट में? और किसके वजह से? एक्सटर्नल वजह से या इंटरनल? इंटरनल। तो इंटरनल ब्रेक करने से क्या एक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? और इस सिस्टम पे ये जो मोशन है, उस मोशन, इस पार्टिकल का मोशन पे ऑल द टाइम एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज mj। क्या लग रहा है? इसका मतलब ये मोशन किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन किसके अंदर का मोशन है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर, व्हाट द मीनिंग ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स के नाम पर सिर्फ mj, फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या, उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सो मेनी टाइम्स हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन समझते नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी आप बोल ही रहे हो, मोशन किसके अंदर, इसका मतलब फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या, mg। तो mg तो लगता ही रहेगा, लेकिन अगर यहां पे आकर 2 पार्ट में ब्रेक कर गया तो उससे सेंटर ऑफ मास के ux पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ब्रेक किया, राइट, ब्रेक अगर यहां से 2 पार्ट में ब्रेक कर गया है, और लेट अस सपोज उसका वन ऑफ द पार्ट यहां के बाद एक पार्ट ऐसे जा रहा है, अगर बोल दिया गया कि एक वन ऑफ द पार्ट ऐसे चला गया m2, राइट, तो m1 किधर रहना चाहिए? तो सर सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिनल ट्रैक है, यही था ना, सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी है, सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी से डिविएट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सारे फोर्स का एंजॉय तो सेंटर ऑफ मास करता है, और 2 पार्ट में ब्रेक भी हुआ तो उस पर एफ एक्स क्या रहेगा? 0। और अभी भी दोनों पार्ट पे नेट फोर्स तो mg ही रहेगा ना, m1g प्लस m2g, m1g प्लस m2g मिलाकर mg, राइट। दैट्स वाई अगर यहाँ से ड्यू ब्रेक होने की वजह से अगर आप m2 ने अपना इस ये जो सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी है उससे डिविएट होकर ऐसे चला गया, तो दूसरा जो m1 रहेगा वो इस सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी की इस तरफ रहेगा या इससे इधर आना चाहिए? देखिए ये ऐसे रहेगा, समझ गए वजह? क्योंकि सर यहाँ पे m2 है तो उसी टाइम पे m1 को बिल्कुल इसी लाइन पे यहाँ पे होना ही पड़ेगा। बोलिए क्यों? तो 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उन दोनों के बीच में रहता है, राइट, तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना। इसका मतलब कितना बढ़िया सिचुएशन है। इस तरीके से ब्रेक, अगर ब्रेक भी करता था इस तरीके से ब्रेक होता है कि सेंटर ऑफ मास का अपना ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी डिविएट नहीं होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि सर सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। क्या सेंटर ऑफ मास का फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। वजह? सर डेल्टा एक्स तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स अगर 0 है तो यू एक्स क्या हो गया? वी एक्स क्या हो गया? वी एक्स मेरा कांस्टेंट है, समझ गए? अब वी एक्स कांस्टेंट तो डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। और चेंज होने का कोई वजह दिखता भी नहीं है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इस टाइप का सिचुएशन में, नीट के बच्चे यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर 2 फ्रैगमेंट में इस तरीके से ब्रेक होगा कि अगर वन ऑफ द फ्रैगमेंट इसका ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी के राइट में रहेगा तो दूसरा फ्रैगमेंट कहाँ रहेगा? ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी के लेफ्ट में रहेगा। और इस पॉइंट से जितना ये नीचे आएगा एट द सेम टाइम उसको भी उतना ही नीचे आना पड़ेगा, हाँ या ना? वजह? क्योंकि दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इस ट्रैजेक्टरी पे होना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा? और ये जिस टाइम पे ये m2 इस ग्राउंड को टच करेगा एट द सेम टाइम m1 को भी टच करना पड़ेगा। एग्री है या नहीं है? क्यों? अगर m2 यहाँ टच कर जाए और m1 यहाँ रह जाए तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रह गया,
लेकिन सेंटर ऑफ मास तो उसी टाइम पे यहाँ पहुँच चुका है। इसका मतलब है कि इस तरीके से ब्रेक करेगा कि बिल्कुल यहाँ से एकदम जितना नीचे ए आएगा उतना ही नीचे ए आएगा, इस तरीके से आते रहेगा। तो जिस टाइम पे ए इस पॉइंट को टच करेगा उसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास टच करेगा, उसी टाइम पे M1 टच करेगा। करेक्ट? इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपको HC में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और अपने पाथ के बीच में, अपना ट्रेजेक्ट्री के बीच में कहीं पे भी ड्यू टू सम रीजन अगर ब्रेक कर गया 2 पार्ट या 3 पार्ट जितना भी पार्ट में, बट उसका उस इंटरनल ब्रेक के वजह से उसके ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री जो सेंटर ऑफ मास का था उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। और इस तरीके से वो दोनों पार्टिकल, वो दोनों फ्रैगमेंट इस तरीके से अपना मोशन को लेगा। दैट्स वाई इसका सेंटर ऑफ मास अपने ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आ जाए। इसलिए अगर वन ऑफ द पार्ट अगर इस ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री के राइट में रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। एग्री? ये जस्ट एक थ्योरी टाइप का मैं पढ़ाया, इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखे तो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at a speed of 100 meter per second. A projectile is projected at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree, full stop. At the highest point, the projectile break into 2 parts. At the highest point, projectile break into 2 parts of mass ratio 1:3, of mass ratio 1:3, comma, the lighter part coming to rest all of sudden just after break, the lighter part comes into rest just after break, full stop. The lighter part comes into rest just after break. break कहाँ पे हुआ है? highest point पे, full stop. Find the distance from launching point, find the distance from launching point, मतलब point of projection, to the point find the distance from the launching point to the point where heavier piece land. यहां देख लीजिएगा, बनाइए, जहां पे हेवियर पार्टिकल लैंड करेगा, स्ट्राइक करेगा। हाँ बोलिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी 37 बोला जाता है मतलब दिस एंगल, अगर इससे एंगल देना रहेगा, यहाँ देखिएगा, अगर इससे एंगल देना रहेगा तो मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा कि एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन। ओके, ये डिफ़ॉल्ट में माना जाता है कि अगर मैं बोल दिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल। कुछ बातें कन्वेंशनली है, वो मैं बहुत पहले से सोच रहा था लेकिन आप लोग की वजह से नहीं बोल रहा था। एक्चुअली एक्सी से ज़्यादा समस्या आप लोग से ज़्यादा मुझे है, इसलिए मुझे सच में ठंडा लगता रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एसी बंद कर दो, दोनों बंद कर दें।
जो भी यहाँ पे थ्योरी सिखाया हूँ उसको अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट आप लोग रेंज निकाल पाएंगे कितना? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 37 और डिवाइड बाई जी का 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना 100 इंटू 100, राइट। और 2 साइन 37 इंटू वाट कॉस 37 और बाई 10। साइन 37 का कितना वैल्यू होता है? जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल को याद रखिएगा, 3 4 5 वाला, ठीक है। और 3 के सामने का एंगल 37 डिग्री होता है, रट जाइए आज के बाद। और 4 के सामने का एंगल 53। अब यहाँ से बोल सकते हैं साइन 37 इक्वल टू वाट 3/5 और कॉस 37 इक्वल टू 4/5। क्या रहेगा? छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा होता है, राइट। एक ट्रायंगल का रूल है। तो कितना हो गया? 960। इसका यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक नहीं करता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहता है? x इक्वल टू 960 पे। कहाँ पे रहता है? कहाँ पे जाकर लॉन्च करता है? कहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट करता है? 960 पे, राइट। बट अभी भी तो वहाँ पे ही प्रोजेक्ट करेगा। ब्रेक करने से सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्टरी पे कोई फर्क पड़ेगा? या जहाँ पे सेंटर ऑफ मास विदाउट ब्रेक जाके लैंड करेगा वहाँ पे ही अभी क्या होगा? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में सीन हुआ क्या? यहां पे आने के बाद 2 पार्ट में ब्रेक कर गया, बट सेंटर ऑफ मास अभी भी यहां पे ही इसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करते रहेगा। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जहां पे फाइनली होना चाहिए था वहां पे ही रहेगा, लेकिन यहां पे 2 फ्रैगमेंट में। और कैसे? 1:3 ना। तो 1:3 का मतलब क्या कि एक का मास कितना रहेगा? m/4 और दूसरे का मास कितना रहेगा? 3m/4। और जिसका जो लाइटर पार्टिकल था, कौन सा पार्टिकल? वो यहाँ से ही बिल्कुल ऑल ऑफ सडन जस्ट आफ्टर ब्रेक ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू रेस्ट। तो यहाँ पे कोई पहुँचा और ब्रेक होने के बाद ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या? बिल्कुल यहाँ पे गिर जाएगा। इसका मतलब है अगर इसको m1 बोलते हैं लाइटर पार्ट को, तो m1 का कोऑर्डिनेट क्या रहा फाइनली? m1 का कोऑर्डिनेट x1 रहा कितना? r/2। r बाई मैक्सिमम हाइट के बीचों मैक्सिमम हाइट से कोई गिरेगा यहाँ पे तो कहाँ जाके गिरेगा? रेंज के हाफ में।
तो m2 क्या रहेगा, क्या इसके इधर रहेगा या इस सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्टरी के राइट में रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तभी बीच में रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि m2 कैसे मूव किया होगा, ऐसे मूव किया होगा, एग्री। और यहाँ पे आकर तो m1 को ग्राउंड को टच करना और m2 को ग्राउंड को टच करना अलग अलग टाइम पे हो गया, सेम टाइम पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के टाइम ऑफ फ्लाइट या m1 का टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट या सेम ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, एग्री ना। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये भी पता है, x1 पता है, एक सेंटर ऑफ मास पता है फाइनली, और x2 निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू व्हाट, m1 x1 प्लस व्हाट m2 x2 और डिवाइड बाय m। ए भी पता है, ए पता है, ए पता है और ए पता है और ए भी पता है, अननोन सिर्फ क्या है x2 निकाल लीजिए, वेरी गुड। एक सेंटर ऑफ मास 960, राइट, और m1 कितना, m/4 और x1 कितना है 960/2 और प्लस m2 कितना 3m/4 और x2 तो निकालना ही है और डिवाइड बाई m और m आपस में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से x2 निकालिएगा तो 1120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से हम लोग क्या सीखे कि सर ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी अगर ब्रेक करता है तो एक्चुअली उसके वजह से अगर इनिशियली Vx कांस्टेंट है तो अभी भी Vx क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, एग्री। इसका मतलब पहले इनिशियली जैसा एक्स मोशन सेंटर ऑफ मास का होने वाला था, ब्रेक होने के बाद वैसा ही एक्स मोशन रहेगा उसका। यहाँ देखिए, इस टाइप का गाड़ी देखे हैं, पक्का देखे होंगे। पुराने जमाने में बोलते थे काट, जैसे 4 पहिए का जिसमें सब्जी वगैरह पहले बेचा जाता था, राइट, उसी टाइप का कोई गाड़ी समझ लीजिए। और देखिए आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं, ये एक्चुअल में नहीं, इसका प्रॉब्लम क्लासिकल प्रॉब्लम होता है, मतलब इसमें इस पे आपको क्वेश्चन नंबर 28 मिल जाएगा एक्स प्रॉब्लम में, डिटो सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये कोई गाड़ी है, जैसे पहले के ज़माने में हम लोग क्या बोलते थे, घोड़ा गाड़ी को बग्घी भी बोलते थे। हॉलीवुड के मूवी में देखिएगा कि मतलब एकदम इनिशियल वाला, तो उसमें देखते बड़ा बड़ा तांगा गाड़ी। अब तो प्रचलन ख़त्म ही हो गया ना, अब तो गलती से अगर देख लीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, कितना दिन के बाद देख रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल चेंज होते जा रहा है। आप लोग चढ़े नहीं चढ़े हैं टमटम गाड़ी पे? नहीं, आप लोग न्यू जनरेशन के लोग हैं। नहीं, मैं बहुत चढ़ा हूँ भाई थोड़ा बहुत नहीं, बहुत शौक से नहीं, जाने के लिए। ये होता ना कि शौक से कहीं पे घूमने गए तो चढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहले के ज़माने में तो वही तो चलता था ना, जब मैं बचपन का अपना बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मास है m, इस गाड़ी का, और मैन का मास है स्मॉल m, एग्री। और मैन और कार्ट इनिशियली बोथ आर मूविंग विथ स्पीड v0, मतलब मैन इस पे रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। अच्छा ये बताइए कि
कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये अगर ऑल सिस्टम, मतलब सब लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, ए और ए दोनों का रेस्ट में रहता, और अगर मैन पीछे से अगर जंप करना चाह रहा है तो कैसे जंप करेगा? इमेजिन कीजिए कि अगर आप हैं और जंप करना चाहेंगे तो आपको लगता है कि जंप करने के टाइम पे आपका पैर उसको पुश करेगा पीछे की तरफ, राइट? लेकिन जितना फोर्स से आप धक्का दीजिएगा उतना ही फोर्स से न्यूटन थर्ड लॉ लग जाएगा आप पे। मतलब आप दीवार पे कभी मार के देखिएगा तो जितना उसको आप मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही मोमेंटम आपको भी लगेगा। वैसे ही सपोज कीजिए कि आप अगर छलांग लगाते हैं तो आप अगर इधर जाते हैं तो गाड़ी किधर जाना चाहिए? क्यों सर? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व भी होना है। क्योंकि मोमेंटम क्या होना है? कंजर्व। तो जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट है, अगर मैन इस तरफ से मान लेते हैं कि V0 0 है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, अगर V रेस्ट में है और यहाँ से अगर मैन जंप करेगा तो जंप करने का सिचुएशन के टाइम पे तो ऐसा ही रहेगा ना, राइट? ये इसको प्रेस करेगा तो गाड़ी इसको प्रेस करेगा। एग्री? लिखिए क्वेश्चन। The man is initially at rest. The man is initially at rest with respect to the cart. And there are no external horizontal force acting on the system. And there are no external force acting on the system. चलिए, फुल स्टॉप। The man suddenly start running towards the man suddenly running towards, यहां देख लीजिएगा फ्रंट एंड, फ्रंट साइड या रेयर एंड? The man suddenly start running towards the rear end of the cart opposite to the motion of the cart. Opposite to the motion of the cart, and jump off it. Comma, and its velocity relative to the cart, and its velocity relative to the cart just after jump is v relative। इसका एक नाम दे दिया गया, या जस्ट आफ्टर जंप को यू बोल दीजिए। फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर द मैन हैज जंप्ड ऑफ। देखिए स्टूडेंट, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन से आप कुछ सीखिए। बोलिए, आपका सिस्टम क्या है? इस एक क्वेश्चन आप पे नहीं छोड़ूंगा, साथ में सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन में सिस्टम क्या है? m प्लस एम। एग्री? ए मेरा क्या है? सिस्टम। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, हॉरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक क्वेश्चन में बोल दिया गया। इसका मतलब है कि ये क्या है? फ्रिक्शनलेस रहा होगा, ऐसा कुछ है। इसका मतलब है कि Fx है 0
एग्री ना? एफ एक्स क्या है? 0। तो पी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। पी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पी एक्स का इनिशियल कितना रहेगा? इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या लिखिएगा? दोनों, ए क्या था इसके रेस्पेक्ट में? रेस्ट में था। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एम इंटू वी नॉट, एम प्लस एम इंटू वाट। अब एक मिनट रुकिए, ये जो आपने इनिशियल मोमेंटम निकाला सिस्टम का, किसके रेस्पेक्ट में? वेरी गुड। अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है तो पहला बात तक कि आपका फ्रेम इनिशियल होना चाहिए। कौन सा फ्रेम होना चाहिए? बोलिए क्यों? सर फोर्स का बात तो इनिशियल फ्रेम से ही करते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स एफ एक्स 0 है, इसका मतलब आपने फोर्स का बात करना स्टार्ट कर दिया। फोर्स का बात कहाँ से कीजिएगा? नॉन इनिशियल फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से? लेकिन इनर्शियल फ्रेम तो इनफाइनाइट हो सकता है, जिसका वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट, नॉन एक्सेलरेटेड। लेकिन अगर आप किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई एक और पर्सन है जो इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, इनिशियली अगर आप इनिशियल मोमेंटम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाले हैं सिस्टम का, तो फाइनल मोमेंटम भी किसके रेस्पेक्ट में रहना चाहिए? तभी आंसर आएगा। अदरवाइज आंसर ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो ग्राउंड से चीज़ें निकाल लिए, अब बाद में गाड़ी पे बैठ के निकाल लिए, तो आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जिस फ्रेम में निकाले हैं, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना पड़ेगा? उसी फ्रेम में होना पड़ेगा। फ्रेम को चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आंसर आपका नहीं आएगा। करेक्ट ना? तो इनिशियल मोमेंटम m प्लस एम इंटू वी में लिखवा दूंगा। लेकिन इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जिस फ्रेम में रहेगा वो फ्रेम आपका इनर्शियल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नॉन इनर्शियल या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम से ही फोर्स का बात कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर फोर्स का बात हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं, राइट? इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए योर फ्रेम शुड बी व्हाट? नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। भाई आप dp बाई dt, dpx बाई dt इक्वल टू व्हाट? fx। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ। ये किस फ्रेम में वैलिड है? तो यहाँ से ही तो आप बात करते हैं fx 0 तो दिस कांस्टेंट। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम शुड बी अप्लाई इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्री ना? नहीं भी एग्री रहेगा कोई मतलब ही नहीं है। नहीं एग्री रहेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। दूसरा बात, पहला बात तो ये सीख लिए, एक पॉइंट इसको लिखेंगे पहले। दूसरा पॉइंट क्या? कि इनिशियल मोमेंटम जिस इनर्शियल फ्रेम में निकाले हैं, फाइनल मोमेंटम भी क्या निकालेंगे? उसी इनर्शियल फ्रेम में निकालेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का ग्राउंड में निकाले हैं, तो फाइनल मोमेंटम है किसका? मैं जान रहा हूं कि आप लोग बातें बोल रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बट फिर भी मैं जान रहा हूं कि नहीं समझ रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम ग्राउंड में, मतलब उस सिस्टम का हर पार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाले हैं, तो फाइनली भी उस सिस्टम का हर पार्ट का मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में रहेगा? इसका मतलब उस सिस्टम का हर पार्ट का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? ये मैं बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली। चलिए अब यहां पे हो गया। अब जस्ट आफ्टर जंप आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या लगता है, इस गाड़ी का स्पीड कम होगा टुवर्ड्स राइट या ज़्यादा होगा? पक्का? क्यों? सर ये पीछे से जंप किया तो धक्का दिया हुआ की तरफ, राइट? यही कुछ दिमाग में आ रहा है ना? ओके, तो मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर जंप इसका स्पीड हो गया v। क्या हो गया? v। जस्ट आफ्टर जंप मैन का स्पीड क्या था? u। एग्री? तो बोलिए फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? एकदम प्रॉपर अलजेब्राइक क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और आपका सिस्टम क्या है? मैन और गाड़ी। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या होना चाहिए? सिर्फ आप लोग बोलिए, जो भी बोलिए, गलत या सही। स्मॉल m माइनस u प्लस m इंटू v। एक किनका किनका आंसर है? प्लीज हाथ उठा दीजिए। सबका होना चाहिए और सबका गलत है।
आपने सुना नहीं, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ था किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था या रिलेटिव टू द कार्ट, रिलेटिव टू द, लेकिन फाइनल मोमेंटम जब सिस्टम का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम इंटू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है, और प्लस एम इंटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट का भी एक्स कंपोनेंट किसके रेस्पेक्ट में, तो गाड़ी तो ऑल द टाइम ग्राउंड पे ही है, तो ये जो भी रहा होगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही रहा होगा, लेकिन मैन का वेलोसिटी जो यू था वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट का था या कार्ट के रेस्पेक्ट में, तो आपको नहीं था कि आप ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट इक्वल टू क्या, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट का एक्स कंपोनेंट अब प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। ऐसा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? रिलेटिव वेलोसिटी में मैन और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम आया हुआ है, मैन और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम है, वो है गाड़ी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। इस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। तो न्यू स्टूडेंट, आप लोग जब देखिएगा मेरा रेस्ट एंड मोशन का वीडियो लेक्चर तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में मैन का वेलोसिटी मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी हमको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट मैन का वेलोसिटी दिया हुआ किसके रेस्पेक्ट में था? कार्ट के रेस्पेक्ट में। तो उसको किसके रेस्पेक्ट में लाना पड़ेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट के लिए ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। अब बोलिए, मैन का कार्ट के रेस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर जंप कितना था? माइनस यू। कितना बोला गया है ना कि गाड़ी के रेस्पेक्ट में पीछे से जंप किया, गाड़ी के रेस्पेक्ट में किधर से जंप किया? किसके रेस्पेक्ट में? गाड़ी के रेस्पेक्ट में। होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बस से चलते हुए बस से अगर जंप कर गए तो बस के रेस्पेक्ट में आपको लगेगा कि पीछे जंप किए हैं, बट ओवरऑल हो सकता है कि आपको लगे कि आप आगे जाके गिरे हैं, राइट। वैसे ही समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल होता है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं पोडियम बस है, राइट। खुद इमेजिन कीजिए, और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। अब मैंने अपने हाथ में कॉइन लिया तो मेरा हाथ भी 20 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है, कॉइन को ऐसे पकड़ा हुआ था, राइट। और मैंने उस कॉइन को पीछे फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। कॉइन किधर जाएगा? ओवरऑल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मुझे नजर आएगा पीछे की तरफ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जाएगा। कितना से? 15 मीटर पर सेकेंड से। कितना से? रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। एनीवे, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सर इसको लिखना पड़ेगा माइनस यू। कितना? प्लस यू या माइनस यू? अब प्लस कितना? भी। एग्री? तब जाकर फाइनल मोमेंटम लिखिए सिस्टम का। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा? बोलिए, एम भी एक्स, मैन का किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, प्लस कैपिटल एम भी एक्स किसका? किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जिस फ्रेम में निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम भी कंजर्वेशन करने के लिए क्या करते हैं? सेम फ्रेम में निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। कितना हो जाएगा बोलिए तो? एम माइनस यू और प्लस भी, अब प्लस कितना? एम भी। अब इनिशियल इक्वल टू फाइनल कीजिए।
बोलिए v का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए तो सॉल्व करने के बाद देखिए तो इतना आता है क्या, सॉल्व करने के बाद इतना ही आना चाहिए। v इक्वल टू वी नॉट अब प्लस एम इंटू यू डिवाइड बाई एम प्लस एम। इसका मतलब है कि गाड़ी का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ गया है, राइट। और कितना अमाउंट से बढ़ गया। अच्छा मैं अगर आगे जंप करता तो एक बार बना लेंगे उसको भी बाद में, राइट। तो इस क्वेश्चन से देखिए, आप नाम देखकर तो डर गए होंगे, बट इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इनिशियल मोमेंटम जिस इनर्शियल फ्रेम में निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का हर पार्ट का उसी फ्रेम में रहना पड़ेगा। बट एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करके देगा, जैसे इसी क्वेश्चन में इन वेलोसिटी जो मैन ने जो जंप किया था उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया था या गाड़ी के रेस्पेक्ट में, बट हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, समझ गए। तो मैं आपके जगह पर रहता तो इसको ऐसे अपने लैंग्वेज में बॉक्स बना के लिखता कि फॉर पहला पॉइंट, एक बार सुन लीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा। पहला पॉइंट ये रखते कि फॉर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रेम शुड बी व्हाट, इनर्शियल। पहला पॉइंट हो गया। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ग्राउंड ही मेरा इनर्शियल फ्रेम हो, नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि इनिशियल मोमेंटम जिस इनर्शियल फ्रेम में निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने के लिए फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का हर पार्ट का उसी इनिशियल फ्रेम में निकालना होगा, तभी आंसर आएगा। अदरवाइज ये दो पॉइंट ऐसे ही लिख लीजिए डिटो, जैसे मैंने बताया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट बहुत आसान भाषा में है कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जिस इनर्शियल फ्रेम में निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का हर पार्ट का उसी इनर्शियल फ्रेम में निकालना होगा। Initial momentum and final momentum should be in the same inertial frame. हो गया ना, बोलिए। आपने जो एग्जांपल दिया वो कॉइन वाला बस से थ्रो कर दिया, वो हमने 20 - 5 किया, तो इसमें v नॉट माइनस u क्यों नहीं है? वी नॉट माइनस u क्यों? वी नॉट माइनस यू ही किए हैं, ध्यान से देखिए। फिर हमने v माइनस u dx टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। ओके, ओहो, बस में बैठकर कॉइन फेंकेंगे तो मैंने बस के वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के रखा है कि बस 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो जाते रहा, राइट। बजा बहुत ज़्यादा फर्क आपके कॉइन फेंकने से उस पर नहीं हुआ, इसलिए वो बस का थोड़ा तो चेंज होगा, बट वो एक नेग्लेजिबल था। इसलिए मैंने उसमें कंडीशन लगा दिया था कि बस का यहाँ पे वेलोसिटी, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है ना कि बस इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, राइट, वो था। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, इसमें ये वी नॉट से जा रहा था, राइट, बट जंप करते ही वी नॉट रहा या जस्ट जंप करते ही चेंज हो गया। तो जंप करने के जो इसका मैन का जो दिया हुआ था वो जस्ट आफ्टर जंप दिया हुआ था, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो इसका क्या लेंगे, पहले वाला या जस्ट आफ्टर जंप। बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर जंप का, तो इसका वेलोसिटी भी कौन सा पकड़ेंगे, जस्ट आफ्टर जंप का। एग्री। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का ये उसका बड़ा भाई, पहले कितना आदमी था गाड़ी पे, एक, अब कितना आदमी है, राम और श्याम, बिल्कुल ट्विन, दोनों का मास भी सेम, इसका मास m तो इसका भी मास कितना m, राइट, और कार्ट का मास कैपिटल M। यहाँ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाद में कितना आदमी रख देंगे इस पे,
इनफाइनाइट आदमी नहीं, एन कितना, एन मेन, ठीक है। अच्छा, इस दो आदमी का जंप करने का तरीका क्या हो सकता है? चलो हम साथ साथ हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अब पीछे जंप कर जाए। एक एक्चुअल क्वेश्चन है, दोनों साइमल्टेनियसली जंप करे और सेम साइड, किधर, एक साथ। तो नहीं लगता कि सर अगर ये दोनों हाथ पकड़कर अगर इस तरफ से जंप कर जाए तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह गया? बोले क्यों? वेरी गुड, इसका मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम बन जाएगा और प्रीवियस प्रॉब्लम में जिस आदमी का मास m था उसका मास 2m कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से उसी टाइम पे जंप करे, तो इसके वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है चेंज नहीं होना चाहिए। वजह क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम फोर्स लगा दिए तो फोर्स आपस में क्या हो गया है, इम्पल्स का। एनीवे, तीसरा तरीका, एक्चुअली जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, और क्वेश्चन मेरा ये है, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा कि दोनों मैन एक साथ पीछे से जंप कर जाए। पहला तरीका ये हुआ, और सेकेंड, दोनों 1 by 1, कैसे 1 by 1, पहले एक जंप करेगा फिर दूसरा जंप करेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन था कि दोनों जंप करेगा तो उसका गाड़ी के रिस्पेक्ट में इस टाइम यू ही रहेगा। कितना रहेगा? और तब पूछा गया है कि किस केस में, क्वेश्चन एक भयानक था, भयानक है, जब बनाइएगा तो पता चलेगा। एक सिचुएशन क्या है कि दोनों आदमी एक साथ जंप कर जाए तब इस गाड़ी का स्पीड फाइनली, और जब 1 by 1 जंप करेगा तो सेकेंड मैन को जंप करने के बाद इस गाड़ी का स्पीड, किस केस में स्पीड ज़्यादा रहेगा? ये बिना सॉल्व किए आपको कैसे पता? मैंने तो, मुझे तो पता ही नहीं बिना सॉल्व किए हुआ, आपको कैसे पता चल गया? कैसे? इंट्यूशन, सॉल्व इट। सोचिए, बच्चे इरोड क्वेश्चन को गेस करते रहे हैं, मतलब सब लोग, कोई सुनेगा तो बोलोगे कैटलिस्ट में महान आत्मा लोग हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज देना पड़ेगा, आप लोग समझ गए? मैं लिखवा देता हूं। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम देर आर 2 men each of mass m। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिटो सेम वही है। देर आर 2 men each of mass m, small m, standing on the cart, comma, with the condition of the previous problem, with the condition of previous problem being valid, with the conditions of previous problem being valid in this case also, find the velocity of the cart, find the velocity of the cart when first both the main jump of, when में पहला केस, both the main jump of the cart simultaneously from the rear side with velocity u with respect to the cart, with velocity, यहां देख लीजिएगा, with velocity u with respect to the cart, बट किधर से जंप करना है? rear side. सेकेंड केस इसमें, when they jump 1 by 1, when they jump 1 by 1 with velocity u with respect to the cart, इसका मतलब दोनों मैन 1 by 1 जंप करेगा लेकिन उसका रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहेगा ऑल द टाइम। कितना रहेगा? u। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करके लाइए, ठीक है? इसमें अच्छा खासा आपको हाफ एन आवर लगना चाहिए।
और उसका प्रोब 1 मिनट, और इसी क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। ये सोचकर मत छोड़ दिया कि मैं मेडिकल का हूँ तो छोड़ देते हैं, इसी चक्कर में मेडिकल वाले बच्चों का फिजिक्स खराब हो जाता है। बाद में एक पैटर्न पकड़िएगा, ठीक है, और इसको जनरलाइज कर लेंगे। कितना मेन? एन। और इसमें पहला केस क्या बनाएंगे? ऑल मैन जंप ऑफ टुगेदर, एक साथ पीछे से, राइट। फिर क्या करेंगे? 1 by 1। लेकिन वो पैटर्न यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। कहाँ से पता चल जाएगा? 2 आदमी से। तो जो काम 2 आदमी के लिए रहेगा वही 3 आदमी के लिए गेस कर लेंगे। एक सीरीज, एक सीक्वेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले इसका ट्राई कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में तो कल का क्लास में, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तो कल ही है ना? ओह सॉरी।